नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। पाकिस्तान में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के सियासी संकट का अंत कर दिया है और इमरान की हर प्रक्रिया को गैर कानूनी बता दिया है। क्या इमरान अब इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं? क्योंकि आज एक बार फिर से वो पाकिस्तान की जनता को संबोधित करने वाले हैं और इसके साथ ही उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, तो क्या अब लगता है अभी भी इमरान के जहन में कोई ऐसा विकल्प है जिसके जरिए वो समझते हैं कि एक बार फिर से पूरे गेम का रुख बदला जा सकता है, या फिर नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि इमरान के द्वारा लिया हुआ फैसला गैर कानूनी था। ऐसे में अब सभी की निगाहें टिकी हैं इमरान के अगले कदम पर। हालांकि इमरान के पास ऑप्शंस नजर नहीं आ रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने बदली इमरान की बाजी। इमरान ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे इमरान। इस वक्त की बड़ी खबर, आज राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं इमरान खान। इसके साथ ही उन्होंने बैठक बुलाई है, संसदीय समिति की यह बैठक है। ट्वीट करके कहा है कि आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूंगा। अब क्या इमरान खान के पास कोई विकल्प बचा है या नहीं? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है, उसके बाद अब यह तो तय है कि 9 तारीख को इमरान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना ही पड़ेगा। 172 का जादुई आंकड़ा आखिर कैसे साबित कर पाएंगे इमरान खान? क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि 197 का बहुमत जो है वो उनके पास है। क्या होगा अगला कदम इमरान खान का? क्या एक बार फिर से इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं इमरान, जिस तरफ से पहले खेलते रहे हैं? एक तरफ इमोशनल कार्ड तो दूसरी तरफ आरोपों का सिलसिला लगातार जारी रहा है, चाहे विदेशी ताकतों का हवाला दिया हो या फिर कुछ और बातें कही हो। लेकिन इमरान ने साम दाम दंड भेद हर चीज अपना ली है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। कामरान साकी हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं, डॉक्टर सुमित कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं और नरेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी आपके पास कामरान जी। अब आपको क्या लगता है कि क्या विकल्प इमरान के पास बचा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो सियासी संकट जो था उसका अंत ही कर दिया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है जब वो ये कहते हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, अब कौन सा कार्ड, इमोशनल कार्ड भी फेल होता नजर आया अब तक? तो देखिए, आखिरी गेंद तक तो वो तब लड़ते जब वो खेलते। उन्होंने तो विकेटें उखाड़ के जो है वो साथ ले गए और उन्होंने पिच भी बल्कि उसको भी नुकसान किया कि ना मैं खेलूंगा और ना मैं खेलने दूंगा। अपनी बारी उन्होंने पूरी की, 3.5 साल जो है वो इंजॉय किया इक़्तिदार को, और बाद में हर चीज लपेट के जो है वो वहां से चल दी है। तो सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला जो है वो जमहूरियत की बका के लिए जरूरी था और बड़ा अच्छा फैसला उनकी तरफ से आया। ताहम उन्हें अब इसके ऊपर मनोवन अमल यकीनन करवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आ जाए तो उन्हें ये काम करना था। उन्हें अखलाकी तौर पे चाहिए था कि जब उन्हें पता चल गया था कि उनके पास जो है वो मतलूबा आंकड़ा, मतलूबा तादाद के अंदर तरीके एतमाद को जो है वो नाकाम बनाने के लिए अफराद मौजूद नहीं है, वो तादाद मौजूद नहीं है, जब उनके वशीरों ने और इंटेलिजेंस इदारों ने उन्हें बता दिया था, तो उन्हें इक़्तिदार से अखलाकी तौर पर तभी अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने आखिरी बार शायद वो पता नहीं मुल्क के आइन को तहलील करने, असम्बलियों को तहलील करने, मुल्क के आइन को मुअत्तल करने, आइन से इनहराफ करने, शायद इसको वो आखिरी बाल कहते हैं, तो वो उन्होंने चल के देख लिया और उसका इंजाम भी देख लिया है और मुल्क ने भी उसका इंजाम देख लिया है कि 2-3 दिन तक आइनी तौर पर कोई वजीर आजम नहीं था मुल्क के अंदर, कोई असम्बलियां नहीं थी मुल्क के अंदर। तो एक आइनी बहरान यकीनन जो है वो पूरे मुल्क के अंदर मौजूद था। ताहम आगे अब इमरान खान को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और उनसे उम्मीद भी की जा रही है कि उनकी मजबूरी भी बन गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक कि वो इस आइनी बहरान से निकलें और तहरीक मेतमबाद के ऊपर वोटिंग करवाएं। अगर उन्हें अभी भी लगता है कि उनके पास मतलूबा तादाद मौजूद है तो वो यकीनन उसके ऊपर कामयाब होंगे तो वजीर आजम रहेंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नहीं लग रहा और हुकूमत के जो मुखालिफिन के आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि मतलूबा तादाद जो है वो अपोजिशन के पास मौजूद है और अब उन्हें हर सूरत जो है वो घर ही जाना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन हमारी नजर में कोई नजर नहीं आता। बिल्कुल, देखिए यही बात है कि कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, लेकिन एकमात्र भरोसा है
वहां की जनता पर, लेकिन चुनाव आयोग ये कह चुका है कि इतनी जल्दी चुनाव कराना भी संभव नहीं है। नरेंद्र जी चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं इमरान, लेकिन एकमात्र भरोसा उन्हें यह है कि शायद आवाम साथ दे दे, क्योंकि अपनी ही जो सहयोगी पार्टियां थी वो जा चुकी हैं। 172 का जो जादुई आंकड़ा है बहुमत का, वो साबित नहीं कर पाएंगे। अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना तो करना ही पड़ेगा कल को। साहब का जो राजनीतिक इतिहास है वो एक बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, क्रिकेट के दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर बॉलर रहे हैं, लेकिन हर चीज अगर आप मछली को पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी से तुलना करेंगे तो शायद वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। इसका मतलब अगर एक आदमी एक फील्ड का हीरो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हर फील्ड में हीरो हो। अगर वो इतने ही सक्षम थे तो आज ये हालात ना आते। आप देखिए कि इमरान साहब ने जो कहते आए हैं, देखिए कई बार क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा बोलना, वो जो बोल रहे हैं इमोशनल अपील्स कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, और उन्होंने खुद मैनिपुलेट करना चाहा कॉन्स्टिट्यूशन को भी, कानूनों को भी, इलीगल एक्टिविटीज करवाई, डिप्टी स्पीकर से खारिज करा दी मोशन और फिर सिफारिश कर दी अल्पमत में होते हुए। तो उन्होंने जो काम किए हैं वो उन्हें और ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। वो एक प्रधानमंत्री रहते हुए अपने देश के विषय में अपनी फॉरेन पॉलिसी को, जिस पर वो टोटली फेल हो चुके हैं। देखिए जो पाकिस्तान की आज ये हालत हुई है और जिस उम्मीद के साथ वो आए थे, सेना ने भी जो समझा था, उन्हें समर्थन दिलाया था, अन्य दलों का भी, और एक तरह से कहा जाता कि ये सेना के ही नॉमिनेटेड हैं। तो जो जिस उम्मीद जिस आशा से उन्होंने दिया था समर्थन, वो कोई पूरी होती नजर नहीं आई, न तो डोमेस्टिक फ्रंट, न तो आम पब्लिक के लिए, और ना ही उन्होंने विदेशी फ्रंट पर इस तरह का काम किया है। अब आप सोच सकते हैं कि विदेश नीति कितनी नाजुक होती है, और आज के दौर में जब पाकिस्तान एक इतने वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट, उनके लोन्स। सो आप देख सकते हैं कि अब अगर वो सिर्फ सोच रहे हैं कि आवाम उनके साथ आ जाएगा, तो देखिए नेताओं को भीड़ इकट्ठा करने की कुछ आदत होती है, जरूर कुछ एक वर्ग आ सकता है, लेकिन आम पब्लिक वहां की उनसे खुश नहीं है, क्योंकि पिछले 3.5 साल में जो रहना है, जो जीना है, वो कितना मुश्किल हो गया है। जरूरी चीजें जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, चाहे वो चीनी हो, आलू हो, सब्जियां हो, अनाज हो, रोटी हो, उन सब चीजों में के दामों में कितनी वृद्धि हुई है। उनके रुपीज का, पाकिस्तानी रुपीज का आप डिवैल्यूएशन देखिए, महंगाई की दर देखिए, उनके ऊपर उन्होंने जो अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। देखिए अगर सेना समझ गई थी, कई बार मजबूरी भी अच्छे काम करा देती है। देखिए अगर पाकिस्तान की संभवतः अगर इकोनॉमिक स्थिति ठीक होती तो हो सकता है कि इस स्ट्रगल में सेना ही सत्ता संभाल लेती, जैसा पास्ट में हुआ है, लेकिन उन्हें खुद डर है कि इस स्थिति को झेल पाना, इससे उबर पाना बहुत आसान नहीं होगा, और हमारे ऊपर भी एक तरह से और इमेज खराब हो जाएगी। उन सेना की पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी छवि है, लेकिन क्योंकि वो इन्हें भी नहीं रहना दे सकते, क्योंकि ये कहा गया था कि ये सेना ही इन्हें लेके आई थी, और वो और ज्यादा नेगेटिविटी अपने ऊपर नहीं झेल सकते, तो उन्होंने एक विकल्प बनाया है कि दूसरी जो विपक्ष है उन्हें सत्ता दी जाए। अगर कुछ इंप्रूव हो गया तो क्रेडिट उन्हें भी जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो जाहिर है उनके ऊपर फूट जाएगा। तो इस स्थिति में उबर पाना एक चैलेंजिंग है, और वो जिसके सहारे हैं कि आवाम आएगा। आवाम एक बहुत छोटा वर्ग हो सकता है, लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो आवाम उनसे खुश नहीं है। आपने सर्वे की रिपोर्ट भी दिखाई थी कि आवाम जो है, जो भारत में ही सर्वे था या पाकिस्तान का सर्वे था, मैं कल देख रहा था कि आवाम जो महंगाई की मार और जिस तरह की जो स्थिति रही है, उससे आवाम भी खुश नहीं है। बिल्कुल सबसे अहम चीज है कि आम जनता पर किसी ऐसी चीज का भार ना पड़े, सियासी संकट हो या फिर आपसी में। हम बहुत बार देखते हैं कि सियासी चाल जो होती है वो अलग चल रही होती है, लेकिन जब जनता पर असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं बात जो है वो ट्रैक से चली जाती है। सुमित जी विदेश मामलों के जानकार हैं आप, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए पाकिस्तान के अगर हम इतिहास की बात कर लें तो जब प्रधानमंत्री कुर्सी से जाते हैं तो वहां से सीधा जेल ही पहुंचते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। और ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अगला स्टेप जो है अगर इमरान साबित नहीं कर पाते, वैसे तो कंफर्म माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव में पूरी तरह से फेल होंगे, अगर होते हैं तो क्या लगता है एक बार फिर से गुनाहों की, इल्जामों की, बयानों की, आरोपों की फेहरिस्त जो है वो फिर से खुल जाएगी?
देखिए, इमरान खान को चुनाव से नहीं जीता गया था, इनको सेलेक्ट किया था आर्मी ने। जी। अब जो है वहाँ और लंका में दोनों जगह जो है वो पेट्रोल की कीमत के चलते और कोविड के चलते आर्थिक हालत खराब है। हम लोग के यहाँ मोदी जी के चलते इन आर्थिक स्थिति ठीक है, क्योंकि इनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उनके इसी के चलते हम लोग के यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी के समय में हरित क्रांति हुई थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई थी इजराइल और अरब वार में, तो हालत खराब हो गई थी 1973-74 में। भुखमरी पूरा प्राइस बढ़ गया था, जिसके चलते जेपी आंदोलन हुआ था, सब कुछ हुआ था। लेकिन अभी मोदी जी के आर्थिक प्रोग्राम के चलते इंडिया में हालत ठीक है। तो ये जो है इमरान खान को बलि का बकरा बना रहा है सेना, क्योंकि इनका चुनाव नहीं हुआ था, इनको सेलेक्ट किया गया था। और दोनों जगह जो है ये चाइनीज जो है लोन दिए हुए है। सुमित जी, मैं चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, वापस रुक करेंगे, आपका चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी ने एक बड़ा खुलासा किया है। मुर्तजा ने हनी ट्रैप कनेक्शन का खुलासा किया है। मुर्तजा को आईएसआईएस कैंप से लड़की का ईमेल मिला। लड़की को मुर्तजा ने 40,000 रुपए भी भेजे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्तजा ने आईएसआईएस से कनेक्शन की बात को स्वीकार कर लिया है और उन सबके बीच हनी ट्रैप भी अब सामने आ रहा है। गोरखनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ उसमें मुर्तजा ने हनी ट्रैप कनेक्शन का भी खुलासा कर दिया है। मुर्तजा को आईएसआईएस कैंप से लड़की का ईमेल भी रिसीव हुआ था। ये बड़ी खबर थी इस वक्त की, लेकिन चर्चा इस वक्त पाकिस्तान के सियासी संकट पर हो रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित जी, हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर अगला कदम क्या होगा पाकिस्तान में। इमरान की किस्मत उन्हें कहां लेकर जाएगी, एक बार फिर से सत्ता पर लेकर जाएगी या फिर जेल जाना उनका तय। मैं अभी आना चाहूंगी आपके पास। कामरान जी, क्या देखते हैं आप? सबसे अहम चीज है कि ऐसे में देखिए नवाज शरीफ खुश तो हो रहे हैं। अगर हम शहबाज के भविष्य की बात करें, शहबाज शरीफ जिन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ऐसे में लगता है उनका भविष्य क्या होगा पाकिस्तान में? देखिए, आइन और रूल्स ये कहते हैं कि आपने अगला वजीर आजम जो आपका आएगा, यानी कि ये जो अगर तहरीक-ए-एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है, तो अगला वजीर आजम बनाने के लिए स्पीकर जो है वो बड़ी पार्टी जो ऐवान के अंदर मौजूद है वो है मुस्लिम लीग नून, यानी जो जिनके अभी सरपरस्ती जो है वो नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, तो उन्हें मौका दिया जाएगा कि अपना वजीर आजम लाएं और यकीनन वो उन्हीं के ऊपर इतफाक करेंगे। अगर वो नाकाम होते हैं तो रूल्स ये कहते हैं कि दूसरी बड़ी पार्टी यानी तीसरी बड़ी पार्टी जो पीपल पार्टी है उसे फिर मौका दिया जाएगा कि वो बनाए, अपना वजीर आजम ले आए। फिर रूल्स कहते हैं कि अगर वो भी नहीं बना पाते तो फिर असम्बलियां तहलील होंगी और इलेक्शंस होंगे। जहां तक आपने कहा कि उनके ऊपर आरोप थे, चीजें थे, और इमरान खान आज की तकरीर में भी यकीनन और हर तकरीर में कौम के खिताब से उनका ये अब आदत सी बन गई है, या लोग मजाक भी उड़ाने से लग गए हैं कि वो लुटेरे, चोर और इन्हें मुखातब करना नहीं भूलते। तो 3 साल 3.5 साल जो उन्होंने इक़्तिदार किया इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने, हर चीज उनके पास थी, सूबों में इसलिए से हुकूमत उनके पास थी, वफाक में उनके पास हुकूमत थी। तो लोग अब सवाल करते हैं कि इन डाकुओं को, चोरों को, लुटेरों को जिनके ऊपर इमरान साहब आप इल्जाम लगाते हैं, उनसे 1 रुपए की रिकवरी क्यों नहीं हो सकी, उनके ऊपर कोई इल्जाम क्यों नहीं साबित हो सका, उनसे आपने उन्हें जो है वो अभी तक कोई इबरत का निशान क्यों नहीं बना दिया, उन्हें जेल के सलाखों के पीछे हम क्यों नहीं देख रहे, उन्होंने आपने इलाज के नाम पे उन्हें मुल्क से बाहर क्यों जाने दिया। अब ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो यकीनन इमरान खान को इनके जवाब देना होंगे, और इसी का वो जो है वो सब ख्वाब जो अवाम को उन्होंने दिखाए थे कि मैं बड़ी रिकवरी कर दूंगा, मैं नैब को फाल कर दूंगा, मैं बिला इम्तियाज जो है वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं इनसे अरबों खरबों रुपए ये जो लंदन में फ्लैट ले लिए, फलां ले लिए, इन्हें जो प्राइवेटाइजेशन करके इन्होंने माल बना लिया, ये सारा लूटा हुआ पैसा जो है वो पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान का पैसा जो है मुस्तकम होगा, डॉलर की वैल्यू जो है वो कम होगी। ये चीजें वो करने में नाकाम रहे, जिसका फायदा उठाते हुए मुत्तहिदा अपोजिशन ने उनके खिलाफ तहरीक एतमाद लेके आई। मैं आपके पैनलिस्ट से जुज़वी तौर पर जो है वो उनकी तायद भी करता हूँ कि यकीनन मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह बढ़ी है, महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है,
बहुत सारे और चीजें हैं जो जिनके ऊपर काम होना चाहिए था और इमरान खान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक दोस्त ने कहा कि हर शख्स जो है वो हर काम के लिए परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने अपने 2018 के मंशूर के अंदर लोगों को जो सब्ज बाग दिखाए, उससे यूं लगता था कि वाहिद अब जो पटरी के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को और अवाम के लिए जो इसके आगे बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है, वो वाहिद उम्मीद इमरान खान ही थी, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वोट दिए। उन्होंने इनके लिए जलसे जुलूसों में आए, मजदूर, बूढ़े क्या, बुजुर्ग क्या, नौजवान क्या, हर शख्स जो है वो उनकी रैलियों में नजर आया। लेकिन 3 साल के इक़्तिदार के बाद जो उन्होंने बुलंदबाग दावे किए थे, उससे मायूस अब वही लोग जो है वो बड़ी तादाद में नजर आते हैं। ताहम ये भी याद रखिए कि आज उनके चाहने वालों में उस कदर भी ये नहीं है कि 100% लोग उनके खिलाफ हैं, बल्कि 15 से 20% लोग अभी भी पाकिस्तान में आपको मिलेंगे जो अभी उनका दिफा करते नजर आते हैं, जो अब भी समझते हैं कि अमेरिका और सुपर पावर्स के कहने के ऊपर इक़्तिदार में तब्दीली हुई और उसका खमियाजा जो है वो इमरान खान को भुगतना पड़ रहा है। ये यकीनन वोट बैंक हर शख्स का, हर एक के नजरियात से इख्तलाफ करने वाले और उसे अच्छा समझने वाले यकीनन हर जगह के ऊपर वो मौजूद होते हैं। जी नरेंद्र जी, बहुत सारी बातें इमरान खान ने कही थी, उन्हीं में से एक था विदेशी कनेक्शन, जिसको लेकर अभी कामरान जी भी बोल रहे थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अटॉर्नी जनरल जो है उनके खालिद जावेद, उन्होंने कोर्ट में कहा कि खुली अदालत में परिषद की बैठक का ब्यौरा तो नहीं दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी की वफादारी पर सवाल उठाए बिना कोई भी आदेश आप पारित कर सकते हैं, क्योंकि जब बात कही गई कि जो विदेशी ताकतों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो आप साबित तो करिए, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए, यानी जो बातें थी वो हवाई रह गई। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने पहले कहा, बिल्कुल कामरान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि देखिए जो उन्होंने बच्चे बूढ़े, लेकिन वो सभी उन्हें निराशा ही मिली है। उससे बड़ा फैक्टर क्या है कि किसी देश की भी इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। मैं आपको कुछ पहलू बता दूं कि देखिए जो लोन IMF जैसी संस्थाओं से मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक से, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, और जो लोन चीन जैसे देशों ने दिया है, आपने देखा होगा कि चीन ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा कई देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसा लिया है। श्रीलंका का जो आज आलम है वो उसी का रिजल्ट है, और पाकिस्तान भी उन्हीं देशों में से एक है जो चीन के डेट ट्रैप में फंसता जा रहा है। और इमरान साहब ने जो कुछ कहा, जो वो अब ओवर एक्सपोजर में उनके झूठ ही सामने आते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती जाती है। देखिए पाकिस्तान सेना के पास पाकिस्तान को चैलेंजेस क्यों फेस करने पड़े। पाकिस्तान के इमरान खान साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने सीधे सीधे चैलेंज कर दिया था OIC, स्पेशली जो जहां पर सऊदी लीड करता है, उन्होंने एक वैकल्पिक इस्लामिक संगठन बनने तक की बात कर दी थी और सारे संबंध खत्म कर दिए। उसके विपरीत भारत ने उन सभी देशों के साथ संबंध और मजबूत कर लिए। पाकिस्तान के ये नेचुरल अलाई कहलाते थे, आज वो नेचुरल अलाई नहीं रहे हैं। दूसरे मदद करने वाला अमेरिका, जो दो सबसे बड़े मददगार थे। अमेरिका की लगातार रेड आती रही है पाकिस्तान को, अफगानिस्तान वार, टेररिज्म से लड़ने के नाम पर। धीरे धीरे क्या हुआ कि पाकिस्तान ने जब अकाउंटेबिलिटी का सवाल पूछा, ट्रम्प साहब के साथ में शुरू हो गया था वो, तो इनके पास कुछ था नहीं, तो धीरे धीरे वो खत्म हो गया और रिलेशनशिप भी खत्म होती चली गई। अब आप सोचिए कि साथ साथ यूरोपियन देशों के साथ भी कोई बहुत बढ़िया जो जिस तरह के संबंध होते थे वो नहीं रहे। अब आप देखिए कि आप दुनिया में जो आपकी मदद करते आ रहे थे, सिर्फ आप एक तरफ हो गए, चीन की तरफ इतने ज्यादा झुक गए कि आपने उन सब के साथ संबंध खत्म कर लिए। एक और पहलू है इसका, अमेरिका को भी आंखें दिखाने लगे। जो सेना ने जो उनसे जो दूरी बढ़ी है, उसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि पाकिस्तानी सेना के पास जो साजो सामान है, जो उनकी एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, जो उनके टैंक हैं, वो सारे मेजॉरिटी इज फ्रॉम US। अगर आज US सैंक्शन लगा दे इस यूक्रेन युद्ध वार को देखते हुए और रूस का समर्थन डायरेक्ट करते हुए, चीन के साथ इतनी इंटीमेसी होते हुए, अगर रूस पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा देता है, उन चीजों का हवाला देते हुए, अगर संबंध खराब होते चले जाएंगे, लगा सकता है, तो पाकिस्तानी सेना भी बिल्कुल ग्राउंडेड हो जाएगी, उनकी कैपेबिलिटी को बहुत बड़ा असर पड़ेगा।
इट मींस पाकिस्तान और ज्यादा नीचे जाएगा। बिल्कुल, और वैसे अब भी दूसरी हालात बात- अभी भी सुधरते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। मैं सुमित जी आपसे समझना चाहूंगी, शहबाज शरीफ अगर आते हैं सत्ता में और अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आपको लगता है नरेंद्र जी ने जिस तरह एक फेहरिस्त गिनाई है कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, और फिलहाल जो हम स्थिति देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, भुखमरी की कगार है, बेरोजगारी है, रेट बढ़ चुके हैं, दाम आसमान छू रहे हैं रोजमर्रा की चीजों के, आपको लगता है कि स्थिति कुछ हद तक सुधर सकती है अगर शहबाज शरीफ आते हैं? हाँ, इस स्थिति कभी नहीं सुधर सकती है, क्योंकि अभी जो हालत है ये पेट्रोल के दाम और ये कोविड के चलते। एक बात मैं और कहूँगा कि इमरान खान पे एक और है कि वो कोशिश कर रहे थे हटाने की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, जनरल बाजवा की, तो इसके चलते बाजवा उनके अगेंस्ट में हो गए। ये भी आया हुआ है न्यूज़ में, तो ये भी है कि इसके चलते आर्मी उनके पीछे से हट गया, तो ये भी एक कारण है। अगर आर्मी आप प्राइम मिनिस्टर के पीछे नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता है पाकिस्तान में। तो शहबाज शरीफ भी अभी बन जाए तो देखिए सब जगह जितने भी हैं, ब्राज़ील हो कि अर्जेंटीना हो कि श्रीलंका हो या और दूसरा भी कंट्री हो, पेट्रोल प्राइस और इसके चलते कोविड के चलते इकोनॉमी सबकी खराब है। तो शहबाज शरीफ भी आएंगे तो इकोनॉमी सुधार नहीं सकते हैं। इतना ज़्यादा लोन चाइना का है, वो जाना पड़ेगा IMF के पास, और IMF का एक नाम है I am finished। तो वो चूंकि सारा जो है वो देगा पैसा, लेकिन जितना सब्सिडी है वो कहेगा कम करो, गरीब को जो इतना देते हो, क्योंकि IMF का लोन उसको पे करना है। वो क्योंकि जितना उसके पास अभी लोन है उसको पे करना है, तो IMF जो मनी देगा डॉलर, वो पेमेंट में जाएगा, लोन में, वो सब्सिडी में नहीं जाएगा गरीबों के पास। तो एक IMF का जो है इमरान अगर जाते हैं जी फिनिश, उसका एक ये भी एक्सटेंशन है। तो IMF से उसको जैसे चाइना बोल रहा था इसको, श्रीलंका को, कि हमसे फिर लोन लो, लेकिन उसका लोन जो हायर इंटरेस्ट रेट पे होता है, इसलिए श्रीलंका जो है IMF के पास जा रहा है। पाकिस्तान को भी IMF के पास जाना होगा। बिल्कुल, श्रीलंका जा ही चुका है शरण में, नहीं हालत खराब और होगी। बिल्कुल, मैं कामरान जी आपके पास आऊंगी। सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि सेना का हस्तक्षेप रहता है पाकिस्तान के वजीर आजम को चुनने में, और उनके सपोर्ट के बिना क्या हाल होते हैं ये अब से पहले हम बहुत बार देख चुके हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है? आखिर क्या जरूरी होता है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है कि सेना के बिना सरकार नहीं चल पाती है? और अभी मुझे याद है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान से हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ये कहा था कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जावेद बदर जी जुड़े थे, जिन्होंने कहा था कि अब स्थिति ऐसी नहीं है, सेना ने साफ कर दिया है कि कोई हस्तक्षेप नहीं है, सेना का कोई मतलब नहीं है राजनीतिक हलचल से। क्या लगता है अभी स्थिति किस ओर इशारा करती है? सेना का हस्तक्षेप है या नहीं? देखिए, सेना का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस दफा उन्होंने अपनी पोजीशन वाजिया की है कि हमारा कोई सियासत से लेना देना नहीं है। DG ISPR भी कह चुके हैं। अगर ऐसा आपको पता है होता है तो सेना बड़ी मजबूत है और अब तक वो मुदाखलत कर चुकी होती, लेकिन वो भी चाहती है कि जमहूरी इदारे जो है मजबूत हों और ये अब अपनी लड़ाई खुद लड़े, ऐवान के अंदर लड़े। जो सोशल मीडिया के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से फौज के ऊपर इल्जामात लगाए, या दूसरी पार्टियों की जानिब से, या दुश्मन ममालिक के तरफ से चलने वाले जो उनके IP से ट्रेंड्स चले, तो वो यकीनन एक फौज का इमेज खराब करने की कोशिश थे। सेना का कतन मैं इत्तेफाक नहीं करता, मुझसे पहले बोलने वाले जो पैनलिस्ट दोस्त यहाँ पे मोहतरम मौजूद हैं, उनसे इत्तेफाक नहीं करता कि उनका कोई फौज को, वो आर्मी को, कुछ आर्मी चीफ को चेंज करना चाहते थे, बाजवा को उठा के किसी अपने मनपसंद को लेके आना चाहते थे, या इवन ये भी इंडियन मीडिया की तरफ से इल्जाम लगता है कि DG ISI उनकी मर्जी का नहीं लगा, या उन्हें लगाना जिससे चाहते थे, तो उस वजह से भी इख्तिलाफात हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल जब आपने डिलीवर नहीं किया, कुछ अवाम को दिया नहीं कुछ, तो मैं आम शहरी हूँ, मुझे अपने पेट से है, मुझे क्या कि आर्मी चीफ कौन है, DG ISI कौन है, मुझे जब शाम को रोटी नहीं मिलनी, मुझे अब अगर घर में सुकून नहीं मिलना, या दवायात मुनासिब रेट पे नहीं मिलनी, मुझसे जो स्टेट ने वादा किया है वो मेरे हकूक नहीं पूरे करने, तो मैंने आपकी खारजा पॉलिसी को क्या करना है, मैंने आर्मी चीफ को क्या करना है, मैंने DG ISI A हो या B हो या C हो, मेरा उससे क्या लेना देना है? मैंने तो तब निकलना है जब, तब उसका साथ देना है जब वो मेरी मांगों को, चीजों को पूरा करेगा। अगर वो मुझे मुतमईन कर लेता है तो मुझे क्या एतराज है?
अगर वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता, मेरे लिए महंगाई कम नहीं कर पाता, मेरे बच्चों को मुफ्त तालीम नहीं दे पाता, यकीनन मेरे सबसे बड़ी बात बीवी यही है कि बच्चों को, अगर माँ कोई बाप को, भी बूढ़ों को वजीर इलाज की आजम हो सूरत- या आर्मी चीफ हो, अगर रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी नहीं होगी तो आखिर जनता खाएगी क्या, पहनेगी क्या, ओढ़ेगी क्या, कैसे जीवन व्यतीत करेगी? ये चर्चा मैं आप सभी के साथ जारी रखूंगी।